नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा पूरे एक्शन में दिख रहे हैं। वे फिलहाल भागलपुर में हैं और भागलपुर में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। यहां तक कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के घर जा रहे हैं और घर जाकर मुलाकात कर रहे हैं। मनीष वर्मा ने आज हर उस नेता पर तगड़ा प्रहार किया है जिसने किसी भी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। यहां तक कह दिया मनीष वर्मा ने कि नीतीश कुमार का कद इतना बड़ा है कि जो नीतीश कुमार पर कीचड़ उछालने की कोशिश करता है, कीचड़ उसी के मुंह पर आकर गिर जाती है। तो हम आपको सुनाते हैं मनीष वर्मा ने क्या कुछ कहा। 3 तारीख को मैं नवगछिया में अपने पार्टी के लोगों से मुलाकात की और यहाँ पर फिर आकर के 4 तारीख को यहाँ के भागलपुर जो जदयू जिला है उसके सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई, सभी जितने भी नेतागण हैं उनसे मुलाकात हुई और सभी और सब जो हैं यहाँ पर जो हैं अभी तुरंत जो है सभी गठबंधन के साथियों से, उनके जिलाध्यक्षों से भी मुलाकात होगी। तो उद्देश्य जो है आप जान रहे हैं कि चुनाव पास में है, एक मिलने का भी उद्देश्य था और इससे भी बड़ा चीज़ है कि एक यूथ का कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया जिसमें टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड, मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी यूथ थे यहाँ के आसपास में, उनके जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एक संस्थान है, उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें यूथ से इंटरेक्शन का प्रोग्राम था। तो 4 तारीख का मेरा मेन प्रोग्राम वही था कि पहले यूथ से इंटरेक्शन करना और साथ में ये सारी चीज़ें भी एक साथ सम्मिलित हो गई। और इसके साथ साथ हम अपने साथियों हैं जो जदयू के साथी हैं, जो विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ता हैं, उनके घर में जाकर उनसे मुलाकात करने का भी प्रोग्राम था। तो अभी भी जा कर के हम सुबह में होकर के आए हैं पंकज जी के घर से। कल रात में भी हम जा कर के 2 जगह जा कर के आए हैं। तो इस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं का से मुलाकात और पार्टी कैसे अच्छा काम करेगी, एनडीए का कैसे यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा होगा, इसके लिए काम किया। और प्रशांत किशोर तो छोड़ दीजिए, प्रशांत किशोर की क्या हालत है, ज़मीनी हालत, वो तो सबको पता चल गया। वो तो इंटरनेट में या सोशल मीडिया के अलावा ज़मीन पे हैं कहाँ। जब उन्होंने ज़मीन पे उतरने की कोशिश की और गांधी मैदान में कहा कि 10 लाख की रैली करेंगे, इतनी बड़ी रैली होगी कि पूरा पटना पट जाएगा, गांधी मैदान ही नहीं सब सड़कें भर जाएगी, और नतीजा क्या हुआ? अरे पैसे हैं करोड़ों, कहाँ से पैसे लाते हैं इतना? इस तरह के पैसे हैं, उससे कुर्सियां खरीदी जा सकती है, आदमी नहीं खरीदा जा सकता है। आप बिहार के लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। बसें आई, मैं कहता हूं कि उस दिन भी बसें भर भर के बसें आई, हज़ारों की संख्या में बसें आई, तो बस में लोग नहीं थे। कि लोग उनकी मंशा को जान चुके हैं कि पैसे से हम कार्यकर्ताओं को नहीं खरीद सकते, सबको आप नहीं खरीद सकते। बिहार को आप पैसे के बल पे आप खरीद नहीं सकते हैं, आप पैसे के बल पे कार्यकर्ताओं को नहीं खरीद सकते। आप पैसे पे बढ़ के भाड़े के कर्मचारी रख सकते हैं और उनके दल में जो भी हैं अधिकांश भाड़े के कर्मचारी हैं। प्रशांत किशोर जी की पार्टी है, पार्टी में एक दूसरे नेता का नाम बता दीजिए, कोई भी और नेता हो उनके, किन्हीं की चर्चा होती है? स्वयं प्रशांत किशोर जी पार्टी में क्या है, उनका स्टेटस क्या है? क्या उन्होंने लिखा है कि मैं पार्टी का क्या हूँ? जन स्वराज पार्टी ये क्या है? हिटलर शाही है कि एक ऊपर से डिक्टेटर बैठा हुआ है, जो कहेगा वैसे पार्टी चलती है? पार्टी डेमोक्रेसी के अनुसार चलती है। वहाँ पर इतना कमेंट करते हैं, दूसरे लोगों पे तंज कसते हैं, अपने पार्टी का स्टेटस देखें क्या है। वो खाली फ़ोन करके सोशल मीडिया पे वीडियो रिलीज करके ऐसे पार्टी चलती है? ज़मीनी हकीकत क्या है? अरे भाई, गांधी मैदान में जो उन्होंने रैली की, वो रैली को हम लोग तो कुर्सी रैली कहते हैं। पूरा मैदान भरा हुआ था कुर्सियों से, और बात करते हैं क्या ज़मीनी हकीकत है? कुछ भी नहीं। ज़मीन पे पूरा सफ़ा है और दफ़ा है। बिहार की जनता उनको पहचान चुकी है कि इस तरह से बात करने में कभी ये बात कभी वो बात, और तुरंत जाके तमिलनाडु में फिर से पुराना काम। आप देखिए, जो भी उन्होंने कहा है सबके उल्टा किया है। जब शुरू में कहा कि अब मैं उस काम को नहीं करूंगा, तुरंत तमिलनाडु में जाकर के काम करना शुरू कर दिया।
अरे भाई इतना पैसा जब उनका पूरा का पूरा हिसाब किया जाए तो पता चल जाएगा कहाँ से ला रहे हैं पैसा, इतना कहाँ से ये आ रहा है। तो कभी उन्होंने साफ नहीं किया इस बात को। अब जांच चली है तो कुछ कुछ बातें निकल के भी सामने आ रही है, कहाँ से फंडिंग हो रहा है, क्या हो रहा है। तो भाई आप पूरे बिहार को इस तरह से भाड़े के कर्मचारियों से नहीं चला सकते। हमारे कार्यकर्ता होते हैं जो भावना से जुड़े होते हैं, पब्लिक होती है भावना से जुड़ी होती है। माननीय नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से बिहार को इस बढ़िया से चला रहे हैं कि बिहार कहाँ था और कहाँ पहुँचा है ये सबके नज़र के सामने है। आज जनता का भरोसा माननीय नीतीश कुमार जी पे है। तो आप देखिए कि 1994 ही वीडियो भी वायरल है, 1994 ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले को संसद में उठाया था और उनसे मेरी कई बार बातचीत हुई कि इससे पहले भी बहुत सारी चर्चाएं जो हुई हैं, जिसमें उस समय माननीय मधुलियमे जी थे, ज्ञानी जैल सिंह थे, उन सबों ने सबसे पहले इस बात को उठाया कि इस मुद्दे को उठाना चाहिए। और आप जान रहे हैं कि स्वतंत्रता के पहले ये जातीय जनगणना होती थी और इसमें सभी का आर्थिक और सामाजिक स्थिति या शैक्षणिक स्थिति इसका विवरणी लिया जाता था। 1931 तक वो चला, लेकिन 41 में वॉर के कारण वो बंद हुआ और बाद में जब कांग्रेस का शासन आया तो उन्होंने इसको बंद करा दिया। और कई सालों तक कांग्रेस का शासन तो बहुत सालों तक, वर्षों तक रहा, लेकिन कभी भी उन्होंने जातीय जनगणना की बात नहीं की। और बाद में जब यहाँ पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने संसद में उठाया वहाँ भी बात नहीं बनी। और 2011 में जब उनकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उस समय भी जातीय जनगणना का काम नहीं कराया, बल्कि आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण के नाम से, सर्वेक्षण नाम से काम कराया। और उसका भी दुर्भाग्य की बात है कि उसका भी कोई रिजल्ट पब्लिश नहीं किया, तो पूरे देश को अंधेरे में रखा। भाई जब जातियों की संख्या सब निर्धारित हो जाएगी तो उनके आधार पे कौन पिछड़ी है, कौन कितना है, सामाजिक आर्थिक स्तर किसका कितना है, उसके आधार पे नीतियाँ बनाने में सहूलियत होती है। और ऐसे आप ऐसे अंधकार में जब ऐसी काम करते हैं तो एक जनरल टाइप की नीति बनती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मांग थी उस समय, जो उन्होंने कहा था उस वक्त कि भाई एक बार तो हो जाना चाहिए जिसमें पता चल जाए कि सबकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, और उसके आधार पे फिर हम उसके लिए जो भी आरक्षण देना है, जो भी काम करना है, एक साथ कर दिया जाए। यही तो माननीय मुख्यमंत्री जी की बात थी। और जब इनको मौका मिला तो इन्होंने इस बात को केंद्र सरकार से भी उठाया और केंद्र सरकार में जा करके यहाँ से एक रिप्रेजेंटेशन, पहले तो एक चिट्ठी भेजी माननीय नरेंद्र मोदी जी को, और फिर खुद एक डेलीगेशन लेके गए। इसमें सभी दल के लोग साथ में थे। और जिस समय एनडीए की सरकार थी उसी समय ये जातीय गणना का काम करने का निर्णय हुआ, क्योंकि राज्य सरकार को ये पावर नहीं है कि वो जनगणना कराए। इसीलिए डेलिब्रेटली जो है जातीय गणना का काम हुआ और बिहार में बहुत तेज़ी से सफलतापूर्वक इस काम को कराया गया। उसके आंकड़े निकले और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ आंकड़े नहीं निकाले, बल्कि उसके आधार पर जो जो कदम उठाने थे, विभिन्न जातियों की जो संख्या नहीं आई उसके आधार पे जो कदम उठाने थे, आरक्षण को बढ़ाया जाना था, उन्होंने सब कदम उठाए। आप देखिए कि अनुसूचित जाति का जिसका आरक्षण 16% था, जब यहाँ पे देखा गया कि उनकी आबादी बढ़ करके 20% के करीब हो गई तो उनका आरक्षण बढ़ा के 20% किया गया। अनुसूचित जनजाति का पहले 1% उनका आरक्षण था, लेकिन जब देखा कि 1.6% उनका हुआ तो उसको भी बढ़ाकर 2%, उनकी जनसंख्या से भी ज़्यादा दिया गया। अति पिछड़ा वर्ग का जो है 18% था, उसको 7% बढ़ा के 25% किया गया। उसी तरह से बैकवर्ड क्लासेस का भी 6% से बढ़ा दिया गया। तो इस तरह से टोटल जो है 65% आरक्षण का प्रावधान इन्होंने यहाँ पे किया। और इसी के आधार पे जब यहाँ पे किया, लागू कराया गया, तो लेकिन लोगों ने चैलेंज किया हाई कोर्ट में दुर्भाग्यवश हम लोग हार गए। लेकिन उसके बाद जो है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने अपील की है। अब है, हम लोग कोशिश करते रहेंगे और हमारा विश्वास है, हमारी सरकार का विश्वास है कि उसमें हमारे पक्ष में फैसला आएगा और लोगों को जो जो उनको लाभ मिलना चाहिए
विभिन्न जातियां, पिछड़ी, दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सबको जो है उनकी जनसंख्या के अनुसार उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। और साथ साथ उन्होंने एक काम और भी किया कि जातीय जनगणना सामाजिक, शैक्षणिक के साथ साथ आर्थिक का भी किया। और जिन जातियों में जहाँ पर पिछड़ापन है आर्थिक रूप से, उनके लिए विशेष नीति बना करके उद्योग विभाग से एक जो आया है स्कीम, इसमें वैसे गरीब व्यक्तियों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वो अपना काम धंधा, कुछ अपना धंधा शुरुआत कर सकें। जैसे जीविका के माध्यम से अभी सतत जीविकोपार्जन में 2 लाख रुपए की स्कीम है, जिसमें लोगों को छोटा छोटा लोन दे करके उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक किया जाता है। उसी तरह से करीब 1 करोड़ लोगों के लिए इस तरह की योजना बनाई गई। तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक काम नहीं करते, गणना नहीं कराते, बल्कि उस पर पूरा का पूरा जो फॉलोअप कदम होता है, उस सारा कदम उठाने के लिए उन्होंने काम किया है। और जब यहाँ पे देखा इतना बढ़िया से, इतना जल्दी, सब ढंग से ये सब काम हो गया, तो केंद्र सरकार को भी विचार आया होगा। केंद्र सरकार ने भी ये पहल की और उन्होंने घोषणा कर दी कि पूरे भारत में इस तरह का जातीय जनगणना का काम कराएंगे। मैं तो केंद्र सरकार का और खास करके प्रधानमंत्री जी का ही नेतृत्व रहेगा या फिर कोई और? नीतीश जी रहेंगे। अरे भाई, सब लोग जब चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो जाहिर है चुनाव जिसके नेतृत्व में लड़ा जाता है उसी के नेतृत्व में शासन व्यवस्था भी रहती है। पहले भी चुनाव लड़ा गया है और उसी सबने हामी भरी है इस पे। लगातार हमलावर हैं, कर रहे हैं कि बिहार में जो है भ्रष्टाचार का और प्रशासन का जो है बोलबाला है, और यहाँ पे किसी जनता का बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है। क्या कहेगा सर, सुशासन की सरकार? अरे आरसीपी सिंह 16 वर्षों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहे हैं, 16 या ज़्यादा ही सालों से रहे हैं। यदि वो कहते हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो भाई उनका ही ना कंट्रीब्यूशन है। इतना दिन रह कर वो क्या देख रहे थे? और जब यहाँ पर रहते थे, साथ में रहते थे, तो ये बात कभी कहाँ कही उन्होंने? तो उनके पार्टी में जाते ही उनका भ्रष्टाचार बढ़ गया शासन में, और जब थे तो बहुत सुचारू रूप से सुशासन चल रहा था। ये कहाँ की बात कर रहे हैं आप? उनका कोई स्टेटमेंट का कोई मतलब है? जब वो पार्टी के साथ दगा करके वो गए यहाँ से, और उनके क्या हालत हुई है, आज वो कहाँ पे हैं? ये तो स्पष्ट है ना कि माननीय नीतीश कुमार जी पे जो कीचड़ उछालता है वो उन पे नहीं पड़ता, जो उछालता है उन्हीं के मुंह पे पड़ता है।